और इसके लिए क्योंकि आपने जब रिसर्च करनी है या एपिडेमियोलॉजिकल सर्विस कंडक्ट करनी है तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है कहीं पे भी आपने ग्रुप डेटा के लिए जब मोड कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसमें आई स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, और ये मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस कर लिया था। F2 स्टैंड्स फॉर, एक F2 रह गया था, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि F2 क्या है। तो F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास स्क्रीनिंग द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो F जो F1 है, F0 से जो पहले होगी उसको हम F0 कहते हैं, और F1 की जो बाद होगी उसको हम F2 या सक्सीडिंग मॉडल फ्रीक्वेंसी एक होगी। तीन तरह की इस फार्मूलाज में फ्रीक्वेंसीज की बात हुई है। एक आप लोगों के पास बात हुई है मॉडल फ्रीक्वेंसी की, एक हुई हुई है परसीडिंग फ्रीक्वेंसी की, और एक हुई हुई है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी की। तो ये अब वाइट बोर्ड नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको डिटेल से लिख के बताता, लेकिन एनी हाउ मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की। आपने इस फार्मूला में तीन फ्रीक्वेंसी से डील करना है। एक फ्रीक्वेंसी है मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी भी मैं आगे जाके समझाऊंगा, और एक है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, और एक है परसीडिंग फ्रीक्वेंसी। बस इसमें सिर्फ तीन ये फ्रीक्वेंसीज की बात है, और एक क्लास इंटरवल की या क्लास हाइट की बात है, और फिर जाके एक है हम लोग के पास लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये तीन चार चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने इस फार्मूला को याद रखने की कोई टिप बनानी है, कोई की बनानी है, तो वो सिंपल मॉडल फ्रीक्वेंसी है कि तीन तरह की मॉडल फ्रीक्वेंसीज इसमें होंगी। एक होगी मॉडल फ्रीक्वेंसी, एक सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, और एक परसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और हाइट होगी, और इसके अलावा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जिससे आपको बहुत इजीली इस फॉर्मूला को आप समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जांपल फॉर ग्रुप डेटा। अब हम मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आई थिंक मैंने इसमें कुछ चेंजेस भी की थी, लेकिन आई थिंक दिस स्लाइड इज़ नॉट, लेट मी मूव फर्दर कि कोई चेंज इसमें आई है कि नहीं। ओके, यहाँ पे सपोज आपके पास है ग्रुप डेटा में, ये पॉकेट मनी की बात हुई है, पॉकेट मनी है और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम गिविंग अ पॉकेट मनी टू सम स्टूडेंट्स, सपोज जी, अच्छा ऐसे हो नहीं रहा वैसे, तो इट्स मीन लाइक 0 to 20 में कुछ लोगों को 0 to 20 की रेंज में रुपीज़ या डॉलर्स देता हूँ। ठीक है, डॉलर्स की बात करते हैं ताकि आप लोग खुश हो जाएं। तो मोड कैलकुलेट करने एक्चुअली तो 0 से 20 डॉलर मिलते हैं दो लोगों को, फिर 20 से 40 डॉलर मिलते हैं दो लोगों को, फिर 40 से 60 डॉलर मिलते हैं तीन लोगों को, और फिर 70 to 80 डॉलर मिलते हैं 12 लोगों को। भाई वाकई जी, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन रही है। 80 to 100 डॉलर मिल रहे हैं जो वो 18 लोगों को क्लास के, और फिर 100 to 120 डॉलर 5 लोगों को, और 120 to 140 डॉलर मिल रहे हैं दो लोगों को। तो इसका मतलब है हम लोगों के पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, इसमें टोटल स्टूडेंट हुए हैं हम लोगों के पास, ये आप कैलकुलेट करें तो मेरे हाल से ये बनते हैं, या कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 और 18 + 2 ये बन जाएगा 20 + 5 25, और 10 आप ऐड करेंगे 25 में तो ये बन जाएगा आपके पास 35 + 2 37, और 37 में 3 ऐड करेंगे तो 40 42 और 44, अप्रॉक्सीमेटली ये 44 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप अपनी क्लास ही समझ लें, क्योंकि इतने ही आपकी क्लास में भी स्टूडेंट हैं। अब 44 स्टूडेंट्स को अगर पॉकेट मनी मिल रही है ग्रुप्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में मींस कुछ को 0 से 20 डॉलर मिल रहे हैं, कुछ को 20 से 40, कुछ को 40 से 60, तो ये ग्रुप डेटा। अब हमने देखना है मोड कैलकुलेट करना है कि किस स्टूडेंट ओवरऑल सर ने कितने डॉलर दिए हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये डॉलर्स मिलते हैं पॉकेट मनी, और आप बाहर जाके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमें क्लास में इतनी पॉकेट मनी मिली है, एवरेज सर हर बच्चे को जी एवरेज या ओवरऑल हर बच्चे को कितने मिले हैं, क्योंकि कुछ को तो 2 डॉलर भी मिले हैं, और कुछ को जाके 18 सॉरी कुछ को तो 20 डॉलर मिले, और कुछ को जाके 120 डॉलर भी मिल रहे हैं। तो अब ओवरऑल आप जाके बात करेंगे तो कैसे किसी को बताएंगे कि आपको ओवरऑल आपकी क्लास में कितने डॉलर मिले हैं जी। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो आपने क्या फाइंड करना है कि F1 या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। F1 is also called as maximum frequency, F2 is called the succeeding frequency, and F0 is called preceding frequency। यहाँ पे F0 आपको 12 नजर आ रही है, ये मतलब ये होगा कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो पहले फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 कहेंगे, ठीक है।
और जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 कहेंगे, और इसमें से जो F0 है इसको हम कहते हैं परसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और F2 जो है इसको हम सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहला काम जो सबसे बड़ा काम होता है, इसमें आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो आप यहाँ पे ग्रुप में देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आपको यहाँ पे 2, 2, 3 है, 12 है, 18 मैक्सिमम आ रहे हैं जी। अब आपने इसको ट्रैक कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड प्लेस करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 80 अप टू 100। मॉडल क्लास अब आपको मिल गई है। अब फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। या ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया है, ये वाला जो फार्मूला है, यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब मोड कैलकुलेट करने हमने, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी ओवर हियर जी। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। L से मुराद ये है कि हाँ हमारे पास द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, कि जो मॉडल क्लास है हम लोगों के पास उसकी लोअर लिमिट क्या है, या जो F1 है उसमें जो क्लास F1 फ्रीक्वेंसी के साथ जो क्लास एसोसिएटेड है उसकी लोअर लिमिट क्या है, तो वो है हम लोगों के पास लोअर लिमिट 80। ठीक है, अब 80 हमारे पास आ गई, L की वैल्यू मीन्स लोअर लिमिट है जो 80 प्लस। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास F1, तो F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि 18 है। फिर है हम लोगों के पास F0 फ्रीक्वेंसी क्या है, परसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0 की वैल्यू है 12। आपने यहाँ पे 12 ऐड कर दिया F0 की जगह। फिर यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 36 है आपके पास। अब हमने फर्दर देखना है, यहाँ पे देखिए फार्मूला में तो 2F1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। फिर माइनस है F0 की वैल्यू है यहाँ पे 12, 12 ऐड कर दिया आपने। फिर माइनस F2 है, तो F2 की वैल्यू है 5 है आपके पास, तो आपने 5 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये 20 क्या है, 20 का मतलब है क्लास इंटरवल। यहाँ पे आप देखें तो हर क्लास में 20-20 का फर्क आ रहा है, जैसे 0 to 20 है, फिर 20 to 40 है, तो 20-20 का क्लास इंटरवल है, 20-20 डॉलर का डिफरेंस है हर ग्रुप में। तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल या हाइट जो है आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है वो 20 है। अब इसको आप प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 80 प्लस 6.32, और ये आपके पास 86.32 अप्रॉक्स आ जाएंगे कि सर ने अप्रॉक्सीमेटली 86 डॉलर जो हैं वो हमारी क्लास में दिए हैं। ओवरऑल मीन्स 86 तक डॉलर्स मिले हैं हमारी क्लास में स्टूडेंट्स को। तो दिस इज एक्चुअली अ मोड। कि आप जैसे होते हैं ना, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि यार कोई बात सुनते हैं तो वो सच फैला बोलते हैं, और कुछ कहते हैं हम ये झूठ है जी। कुछ लोग ओवर एस्टिमेट करके बताते हैं, तो स्टैटिस्टिक के टूल्स में जब आउटकम बताते हैं तो हम कैलकुलेटेड फॉर्म में बताते हैं। जब आप किसी को कोई बात बताते हैं तो हाँ जी आई एग्री 60% विद दिस फिनोमेना, आई एग्री 20%, तो आप अपने हिसाब से बता रहे होते हैं। इसी तरह हम स्टैटिस्टिक में जब किसी बात को, किसी भी आउटकम को, किसी भी रिसर्च की आउटकम्स को आगे जनरेट करते हैं तो वो किसी न किसी स्टैटिस्टिकल डेटा के भी आप पे वो आउटकम जनरेट की जाती है। तो इस मीन आपके पास जो टास्क ये था, means teacher distributed money among students and the number of money or dollars were varying starting from 0 up to 140। ठीक है, इस तरह से डॉलर्स की अमाउंट थी, और कुछ स्टूडेंट्स को 18 डॉलर मिले, सॉरी कुछ 18 स्टूडेंट्स को 80 to 100 डॉलर्स मिले, और कुछ 5 स्टूडेंट्स को 100 to 120 मिले। तो दिस इज द वे। सिमिलरली you can even distribute your scholarships by using the formula of mode। तो इस तरह से स्कॉलरशिप जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो वो भी मोड का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब ये तो एक हो गया सोशल साइंसेज के एस्पेक्ट से। तो मेडिकल साइंसेज के एस्पेक्ट से मेडिसिन में मोड की क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मेडिसिन में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप्स हैं 0 to 20, 20 to 40, ये आप लोगों के पास ग्रुप्स हैं। यहाँ पे आपने कुछ ड्रग्स लेनी है, और ड्रग्स लेके आपने पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई करनी है। जब आप पार्टिसिपेंट्स पे ड्रग्स अप्लाई करेंगे तो उनका मॉडल इफेक्ट फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स अपॉन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। तो इस तरह से ड्रग्स का इफेक्ट फाइंड करने के लिए, या किसी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन का इफेक्ट फाइंड करने के लिए आप इस तरह के ग्रुप डेटा के अंदर, ग्रुप डेटा में मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी समराइज यू द मोड कैलकुलेशन फॉर यू पीपल अगेन।
मोड हमारे पास जब अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड करेंगे तो उस टाइम हमने जस्ट ये नंबर्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि जो रिपीटेड नंबर है वो अनग्रुप डेटा में मोड कहलाएगा। लेकिन जब ग्रुप डेटा की बात क्या करेंगे, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मोड इन द ग्रुप डेटा। तो किसी का कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। लेट मी आस्क फ्रॉम साहबजादा उजैर कि उनको समझ आ गई है कि नहीं। जी उजैर साहब, आपको समझ आ गई जो हमने पढ़ा अभी? जी उजैर, उजैर पता नहीं कहाँ पे है, आइसक्रीम की शॉप पे पता नहीं। ओके जी, कौन बताएगा? अरीज बताएंगी जी। अरीज माशाल्लाह इज ऑलवेज ज्वाइनिंग द ऑनलाइन क्लासेस, दैट्स गुड। जी अरीज आप बताएं। समझ आ गई। ओके जी, अच्छा फर्दर शहर से भी पूछते हैं। जी सर, आपको समझ आ गई? आज हमने जो अभी बात की कि ग्रुप डेटा में और अनग्रुप डेटा में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी सर। जी सर। ओके जी, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे फर्दर मीडियन कैलकुलेशन। अब हम मीडियन की बात करेंगे कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। हमने अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी मीडियन कैलकुलेशन इन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। यहाँ में मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोग को नज़र से ही आए। अच्छा, सी ओवर हियर मीडियन कैलकुलेशन इन अनग्रुप डेटा फर्स्ट। अब अनग्रुप डेटा में पहले हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। एग्जांपल है, अ फिजिशियन मेजर्ड ब्रेस्ट ट्यूमर साइज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस एज। डेटा सेट हमारे पास क्या आ गया है, 4 सेंटीमीटर ब्रेस्ट ट्यूमर है एक, ठीक है। अब आपने क्या, उसमें क्या हुआ कि एक फिजिशियन ने उस ट्यूमर का साइज 10 दिन पहले मेजर किया, फिर 10 दिन के बाद, फिर 20 दिन, फिर महीना, इस तरह से उसने मेजर किया डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उस ब्रेस्ट ट्यूमर का साइज। तो वो ट्यूमर बढ़ता गया। अब उसने किस तरह से मीडियन कैलकुलेट करना है कि ये व्हाट आर द एक्चुअली ट्रेंड्स ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर, इंक्रीज इन ब्रेस्ट ट्यूमर साइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीडियन का फायदा ये होता है कि हम किसी भी रिसर्च में ट्रेंड्स देखना चाह रहे हैं, वेरिएशन देखना चाह रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमें चाहिए कि हम उस रिसर्च में मीडियन कैलकुलेट करें। मींस इफ आपका, हम क्या कह सकते हैं कि मीडियन द एप्लीकेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेशन एज अ बायोस्टैटिस्टिक टूल इन मेडिसिनल रिसर्च इंक्लूड्स टू फाइंड द डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ अ डिजीज प्रोग्रेशन। Disease progression trends can be found by median calculation in biostatistics or in biomedical research. तो डिजीज के ट्रेंड्स फाइंड करने के लिए हम मीडियन यूजली कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जांपल में है ट्यूमर्स, एक ब्रेस्ट ट्यूमर है। अब वो टाइम के साथ साथ वो ब्रेस्ट ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है। अब वो फिजिशियन उस साइज को टाइम के साथ साथ मेजर कर रहा है जब भी पेशेंट विजिट करते हैं हॉस्पिटल। अब उस फिजिशियन ने मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे डेटा सेट क्या आ रहा है। पहले उस फिजिशियन ने क्या किया, उसका ट्यूमर साइज कैलकुलेट किया जब सब फर्स्ट टाइम, तो वो 4 सेंटीमीटर था। दोबारा उसका ट्यूमर साइज जब उसने देखा तो वो 17 था। फिर देखा तो 77, फिर 25। सी अपॉन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड। तो फिर देखें 22 आ गया। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 77 पे तो यहाँ पे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी हो चुकी होगी ट्यूमर की, हाइपरट्रॉफी की वजह से ट्यूमर का साइज बढ़ गया। फिर एट्रॉफी की वजह से, एट्रॉफी में हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ सेलुलर साइज, एट्रॉफी की वजह से फौरन से उस ट्यूमर का साइज 25 हो जाता है, फिर 23 सेंटीमीटर, और फिर हाइपरट्रॉफी होती है उस ट्यूमर की और फिर 92 सेंटीमीटर हो जाते हैं। 82, 40, 24, 14, 12, 67, 23, 29 centimeter. So these were actually the trends or changes within the tumor size from time to time, which were noted by a medical physician during clinical trials or during patient clinical visit. अब पेशेंट ने क्लिनिक्स को विजिट किया तो ये डॉक्टर ने अपने पास इस तरह से ट्यूमर्स के साइज ड्यूरिंग सर्जरी नोट किए, या ड्यूरिंग ज़्यादातर सर्जरी के दौरान ही, या वैसे ही फिजिकल एग्जामिनेशन से भी उसने ट्यूमर का साइज इस तरह से वो मेजर कर सकता है। अब क्या है, टू फाइंड द मीडियन
प्लेस ऑल द नंबर्स इन द एक्सटेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द मिडल। अब हम मीडियन कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इस ट्यूमर का ओवरऑल साइज कितना है, हर टाइम वेरी कर रहा है। तो डॉक्टर ने ये जो किया उसको हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, किस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने क्या करना है कि इसके जो जितने भी ये डेटा मिले, जितने भी इसकी साइज भी ट्यूमर का है, इनको हमने अरेंज कर लेना है। पहले ये 4 है तो उसके बाद 4 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 के बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है, लेकिन ऊपर डेटा में 17, 77 इस तरह से रैंडम था, ऑर्डर में नहीं था डेटा। तो यहाँ पे आपने एक्सटेंडिंग ऑर्डर में डेटा को फर्स्ट स्टेप में लेके आना है। आप क्या करेंगे, 4, 12, 14, 17, 22 ये एक्सटेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को ले आए हैं। फर्स्ट काम आपने ये करना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि देख लेने कि मिडिल में कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो द मीडियन वैल्यू ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स इज 24। क्यों, कैसे आएगी, सपोज टोटल हम देखते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो 7 7 एक तरफ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 23 तक एक्सटेंडिंग ऑर्डर में आपके पास 7 नंबर्स आ गए, और फिर बीच में 24 आता है, और इसके बाद फिर बाकी 25 और बाकी 7 नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स मीन 24 इज द मिडिल वन नंबर। सो दिस इज एक्चुअल ट्यूमर साइज। समझ आ गई है। So this is the way how to use biostatistical tools or in medical research or in medicine or in medical laboratory examinations as well. इस तरह से हम बायोस्टैटिस्टिक को मेडिकल साइंसेज में यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने मीडियन की यहाँ पे बात की कि मीडियन को किस तरह से हमने एक क्लिनिकल रिसर्च में यूज किया। अच्छा, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है फॉर ऑड एंड इवन नंबर। अगर हम लोग पास ऑड नंबर आ जाते हैं, ऑड नंबर्स मीन ताक नंबर आ जाते हैं, तो उस केस में हम किस तरह से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 राइट साइड के जो स्लाइड के 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे टोटल 7 नंबर्स हैं। तो फर्स्ट 3 एक साइड पे हो गए, फर्स्ट सेकंड 3 एक साइड पे हो गए, बीच में 6 आ गया, दिस इज द मीडियन। फर्दर आगे दूसरी एग्जांपल देखें फॉर इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल 8 हैं तो 4 एक तरफ हो जाएंगी, 4 और एक तरफ। तो आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस केस में हमने क्या करना है कि हमने जो मिडल वाले दो नंबर हैं जैसे 4 एंड 5 हैं, हम 4 एंड 5 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मीडियन 4.5 आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा से, यहाँ पे डेटा की कोई ग्रुपिंग नहीं हुई थी। अब आगे जाके हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन ग्रुप डेटा। ठीक है, अब ग्रुप डेटा में जाके मीडियन कैलकुलेशन की हम बात करेंगे जी। अच्छा जी, आगे जाते हैं ग्रुप डेटा के लिए। सी ओवर हियर जी, दिस इज द मीडियन कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा। अब हम लोगों के पास ग्रुप डेटा है, अब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोस्टैटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक मैं बात आपको बता दूं कि आपने इसके बाद शायद आप एमफिल में बायोस्टैटिस्टिक पढ़ें या पीएचडी में पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आपको बायोस्टैटिस्टिक नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि आपको स्टैटिस्टिक पढ़ाई जाती है वहाँ पे। तो बायोस्टैटिस्टिक में आपको ये चीज़ें बहुत कम ही कोई पढ़ाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि आप तवज्जो से इनको सुने चीज़ों को और इन पे फोकस करें, क्योंकि ये आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फर्स्ट टाइम और वन टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये चीज़ें इस तरह से कराई जा रही हैं बायोमेडिकल के एस्पेक्ट से। और आपको फिर अगर आज सीख लेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह आगे एमफिल पीएचडी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोशिश करें इनको तवज्जो से सुने, सीखें। कोई भी प्रॉब्लम है, अब तो फिजिकल क्लासेस भी होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मीडियन कैलकुलेशन इन ग्रुप डेटा। अब डेटा हमारे पास ग्रुप में है। अब मैंने इसमें एक एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त कोट की है। मैंने LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, उसका मैंने लेवल देखना है। आपके पास लैब में पार्टिसिपेंट्स आते हैं और आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। सपोज आपका रिसर्च टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन 200 पार्टिसिपेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। ठीक है जी, आप मुल्तान में चले जाते हैं, हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं जी।
क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में हमने मुल्तान का नाम नहीं लिया और वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं की। अच्छा, अब हम मीन्स LDH का लेवल देखना चाह रहे हैं 200 पार्टिसिपेंट्स में के बीच में और मुल्तान में। अब हम क्या करेंगे? What we will do? We will first create the groups of participants. कैसे? 4110 से लेकर 4120 कि यहाँ से 410 LDH का लेवल की बात हो रही है। ऐसे लोग जिनका LDH लेवल 410 से लेकर 420 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, वो कितने हैं? फिर कितने लोग हैं जो 420 इंटू अप टू 430 नैनोग्राम पर डेसीलीटर उनका LDH लेवल है। फिर 430 टू 440, 440 टू 450, 450 टू 460। ये टेस्ट की रिजल्ट्स हैं। हम देख रहे हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिनके LDH का लेवल इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपने इसमें पार्टिसिपेंट, आप एक और काम भी कर सकते हैं इसमें, लैब में जाके जो पुराने रजिस्टर पे उनके पास टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, वो रजिस्टर लैब वाले से एथिकल अप्रूवल लेके वो रजिस्टर लें और उस रजिस्टर से इस तरह का LDH के लेवल मिल जाएंगे आपको। आप इस तरह के ग्रुप्स बना लें और देख लें कितने पार्टिसिपेंट्स में कितना LDH का लेवल आ रहा है, और इस तरह ग्रुप्स बना के आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी फिजिकल क्लासेस होती पॉसिबल तो मैं इस तरह की एक असाइनमेंट आप लोगों को देता, बट फिजिकल क्लासेस नहीं है तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ से बच गए हैं या आपको इस तरह की असाइनमेंट नहीं मिली कि आप लैब में जाते, वहाँ से उससे कम से कम इस तरह का डेटा लेते और डेटा लेके फिर उस पर मीडियन कैलकुलेट करते और फिर मैं मोड का भी बोलता, तो वो फिजिकल क्लासेस में ही हम पॉसिबल था। लेकिन यू आर लकी वन जी, सपोज। अच्छा, आगे हम लोगों के पास LDH का लेवल आ गया, यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, और आगे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। 14 पार्टिसिपेंट्स का लेवल है 410 टू 420 की रेंज में, नैनोग्राम पर डेसीलीटर LDH लेवल है 14 पार्टिसिपेंट। फिर 20 पार्टिसिपेंट्स का है, फिर 54 का है, फिर 45 है, फिर 18 है, फिर 7 है। इस तरह से पार्टिसिपेंट्स का LDH लेवल है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैल्यूज लेस देन अ रेफरेंस वैल्यू, या आप ये भी कह सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन एक्सीडेंस। मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको इसकी पोस्ट कर रहा हूँ, आपके ये चैट में पोस्ट कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। आप ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं इसकी चैट में, जो डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ जी। लेट मी फाइंड चैट किधर गया है, यहाँ पे है जी। चैट में मैं आपको डेफिनेशन इसकी भिजवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके सॉरी, चैट किधर गया जी? ओके जी, चैट में आपको डेफिनेशन भेज दी गई है। तो दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ही होती है। अब मैं कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है 14। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए 14 ही होगी, क्योंकि इसमें जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है। अब दूसरी में क्या होगा कि दूसरी में हम लोगों के पास पार्टिसिपेंट 20 हैं, तो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 आ गई। वो कैसे? क्योंकि इसमें प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14, 14 में हम 20 ऐड करेंगे, 20 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये 34 बन जाएगा। मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो उससे पहले होती है। अब 14 के केस, पार्टिसिपेंट के केस में कोई भी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, इस वजह से इसमें 14 ही आएगा। दूसरी क्लास में हम लोग पास जैसे 34 बना है, तो इस वजह से, क्योंकि 20 तो पार्टिसिपेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, 20 इज द participant frequency, but you will add 14 as a preceding frequency in the participant frequency, and this will become a cumulative frequency. तो ये 34 बन जाएगी। फिर इसी तरह 42 है, 42 में 34 ऐड करेंगे तो 76, फिर 76 में 54 ऐड करेंगे तो 130, 45 में 45 में 130 ऐड करेंगे तो 170। इस तरह से आपके पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है पहले हम देखते हैं, तो वो 200 है। टोटल n इज इक्वल टू 200, ये फ्रीक्वेंसी है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है मीडियन का, जो अनग्रुप डेटा के लिए है वो वैसे होता है n डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हम n डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास मीडियन फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने सॉरी, ये जो 100 आए, मीडियन क्लास इज 440 to 450,
यहाँ पे आप देखें ये जो 442 450 है, ये हम लोगों के पास मीडियन क्लास है। कैसे, ये हम पहले देखेंगे। तो आप देखेंगे ये जो 100 हम लोगों के पास आया है, ये 100 किस रेंज में लायक आ रहा है। 100 हमारे पास रेंज जो 100 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस रेंज 100 किस रेंज में लायक आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे 76 है, तो 76 से आगे 130 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100 यहाँ पे लायक आ रहा है। तो इसका मतलब है दिस इज आवर मीडियन क्लास 442 450। अब हम फार्मूला मीडियन का जो है फार्मूला में अप्लाई करेंगे वैल्यूज। अब जब हम लोगों के पास एल क्या है, एल से मुराद ये होता है कि डिफरेंस द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 440 है, ठीक है, एल की वैल्यू। फिर एन डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 100 आ गई हम लोगों के पास। 100 माइनस एम है हम लोगों के पास, और एम है हम लोगों के पास मॉडल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, और एन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है एम, और ये हम लोगों के पास आ रही है माइनस एम है आ रहा है, एम है आपके पास 76 एग्जैक्टली। एम आपके पास है वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि परसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। परसीडिंग मींस कि मॉडल क्लास से जो पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास तो 130 वाली हो गई, इससे पहली जो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 76 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 76 हमने m की जगह ऐड कर दिया। अब डिवाइडेड बाय f हम ऐड करेंगे, और f हम लोग के पास 54 कि ये जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि ओवरऑल जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो है 54, और मल्टीप्लाई बाय 10 हम लोगों के पास यहाँ पे c की वैल्यू बताई गई है, और c इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द क्लास इंटरवल या हाइट। यहाँ पे देखें तो 410 और 420 10 का डिफरेंस आ रहा है बीच में क्लास इंटरवल का, तो 10 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 10। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज ऐड करेंगे, 440 प्लस 100 माइनस 76 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये ओवरऑल आपके पास आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 444.44 नैनोग्राम पर डीएल। ये आपके पास एलडीएच का मीडियन आ गया। द मीडियन वैल्यू ऑफ एलडीएच अमंग 200 participant is 444.44 nanogram per deciliter. So this is the way to calculate median for your research or for your laboratory test. किस तरह से लैब के टेस्ट के लिए आप मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द वे और मेथड और प्रोटोकॉल विच वी कैन यूज टू कैलकुलेट द मीडियन। फर्दर है हम लोग पास अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं जरा थोड़ा दोबारा जाऊँगा, समरी आपको बताऊँगा कि आज हमने पढ़ा क्या, उसके बाद अर्थमेटिक मीन की तरफ जाऊँगा। आज हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसको आज हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। फिर हमने बात की मीन कैलकुलेशन की अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में मीन कैसे कैलकुलेट किया हमने। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल की बात की हमने, और फिर मोड की बात की हमने, मोड कैलकुलेशन की, और फिर फॉर्मूला हमने बात किया मोड कैलकुलेशन का, अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे और ग्रुप डेटा के लिए, और फिर मोड कैलकुलेट किया एग्जांपल से। फिर हम लोगों ने बात की मीडियन कैलकुलेशन की अनग्रुप डेटा के लिए और फिर ग्रुप डेटा के लिए। तो यहाँ पे मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पे मीडियन हमने ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट